चाइना जो एक टाइम पे एशिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, आज वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में इंडिया के स्टॉक मार्केट पे कैसा रहेगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो पे एटलीस्ट 150 लाइक्स तो आने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती है। China, the world's second largest economy, is going through a tough time. चीन के आर्थिक हालात खराब होने की खबरें पिछले कई दिनों से मीडिया में छाई हुई। China's economic mess goes deep. China's real estate giant Evergrande Group has filed for bankruptcy protection. सबसे पहले समझते हैं कि किन रीजंस की वजह से चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। सबसे पहला रीज़न है जीडीपी। कोविड के टाइम से जो चाइना के जीडीपी रेट है वो डीएक्सेलरेशन की तरफ चल रहे हैं, नेगेटिव साइड पे जाए जा रहे हैं और ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो पिछले कई दशकों में नहीं दिखे थे। कोविड के टाइम में 2.3% की जीडीपी ग्रोथ थी चाइना में, जो कि सबसे लोएस्ट अब तक का नंबर माना गया है। साथ ही साथ एक चीज़ होती है डेट टू जीडीपी रेशियो। ये बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। पता लगता है कि एक कंट्री अपने डेट यानी कर्जे को किस हिसाब से मैनेज कर सकती है अपने जीडीपी के रिलेशन में। सो जो चाइना का ये रेशियो जो है वो 300% के आसपास पहुंचा हुआ है, यानी कि 300% डेट है। सिर्फ अगर एक 300:1 का रेशियो आप समझ सकते हैं डेट इज टू जीडीपी का यहाँ पे। और यही चीज़ अगर मैं आपको यूएस की बताऊँ तो वहाँ पे 92% है। तो इतना फ़र्क है यूएस वर्सेस चाइना के कंपैरिजन में अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो को देखें तो। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक और चीज़ भी है जिसकी वजह से चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और वो है प्रॉपर्टी प्राइसेस का, रियल एस्टेट का एकदम से शूट अप होना। कोविड के बाद से चाइना में जो मेन सिटीज़ हैं उसकी शेंजन और शंघाई, जो कि इनके टेक्नोलॉजी हब्स भी हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो हैं वो एकदम स्काई रॉकेट कर रहे हैं। We are discussing the economic slowdown in China. China's economy is witnessing a crisis of confidence. The world's most indebted real estate company Evergrande has filed for bankruptcy protection in a US court in a bid to चीन की रियल एस्टेट की एक दिग्गज कंपनी एवरग्रैंडे ने अमेरिका में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और न्यूयॉर्क की एक अदालत में चैप्टर 15 के तहत दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये जो प्राइसेस में एकदम से बढ़ाव आया है ये एक बबल जैसे है और अगर ये बबल बस्ट हुआ किसी दिन तो बहुत भारी नुकसान चाइना की इकोनॉमी को हो सकते हैं। साथ ही साथ एक और रीज़न भी है चाइना में जो कहीं ना कहीं मैटर ऑफ कंसर्न है चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए, और वो है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बैंक्स जैसे ही होते हैं बट इनके ऊपर उस हिसाब से रेगुलेशंस नहीं होती हैं जैसे एक बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है। बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट होती है, बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। इन शैडो बैंक्स में रेगुलेशंस कम है, इसमें इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। सो उस हिसाब से इसमें पेपर वर्क जो है वो कम होता है। सो अब ये जो शैडो बैंकिंग का क्राइसिस है ये भी डेट होने की वजह से काफ़ी बढ़ गया और गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कंसर्न का मुद्दा बन चुका है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से चाइना जो है वो डिफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। यूएस में हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है बट चाइना में जो है वो डिफ्लेशन बढ़ रही है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली ये फ़र्क होता है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे आप जानते हैं कि टमाटरों के जो प्राइसेस हैं वो रिसेंटली शूट अप करने लग गए हैं। वैसे ही यूएस में भी ये चीज़ देखी जा रही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक्सपेंसिव होने लग जाती है, यानी लोगों की जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं उनको ख़रीदने के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। बट डिफ्लेशन के चक्कर में उल्टा हो जाता है। डिफ्लेशन के केस में ये होता है कि चीज़ें अवेलेबल तो होती हैं बट फिर भी लोग नहीं ख़रीदना चाहते। इससे क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं चीज़ों के वो नीचे आने लग जाती हैं और एज अ रिज़ल्ट अगर हम लार्जर स्केल पे देखें तो जो सप्लाई और डिमांड चेन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो ये जो केस है ये चाइना में सिर्फ इंटरनली नहीं हो रहा, ग्लोबली हो रहा है। एक और फ़र्क है वैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। अगर आप यूएस की इन्फ्लेशन स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो वहाँ पे फेड हैं उनके चेयरमैन पवेल, वो इन्फ्लेशन को 2% के रेट पे लेके आना चाहते हैं। वो ये नहीं कहते कि इसको ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि थोड़ी इन्फ्लेशन होना मार्केट में आगे
आगे इकोनॉमी को रन करने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो ये चाइना के केस में तो हम डिफ्लेशन के तरफ ही पहुंच गए हैं, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, प्राइसेस जो हैं चीज़ों के, गुड्स के, कंज्यूमर गुड्स के, वो डाउन साइड जाने लग गए हैं। सो अब इससे ग्लोबली क्या इफेक्ट आएगा? अगर ये सप्लाई और डिमांड चेंज अब्रप्ट होती है, इसमें हिंड्रेंस आती है, तो ग्लोबली भी इसमें फ़र्क आएगा। ग्लोबली तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी यूएस की इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल, टेस्ला, निविडिया, नाइकी, ये सारी अपनी प्रोडक्शन जो हैं वो चाइना से करती हैं। सो अगर चाइना की फैक्ट्री स्लो डाउन हो जाएंगी, वहाँ पे ही प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। इसी की वजह से ओवरऑल इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिल सकते हैं। सो अब इसमें इंडिया का फ़ायदा कैसे, ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर वहाँ पे सप्लाई और डिमांड चेन में हिंड्रेंस आएगा तो इंडिया को डेफिनेटली यूज़ किया जाएगा सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसका रीसेंट एग्जांपल दूँ तो आप लोगों को पता होगा कि इस बार एप्पल जो है वो आईफोन 15 की प्रोडक्शन इंडिया में कर रहा है। India wants to become a global manufacturing hub. That's the dream, and it's going to be a long journey. But here's a milestone. Apple is turning to India to manufacture its products. And this is happening at a time when Apple wants to reduce its dependence on China. The facility at one point made 85% of the Pro lineup of iPhones, but now that's starting to change. Other Foxconn factories like this one in southern India have been tapped to build iPhones. मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत का विश्लेषण करें। ये विश्लेषण आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल अब अपने नए आईफोन का उत्पादन भारत में भी करेगी। साथ ही साथ टेस्ला का भी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जब अभी रिसेंटली यूएस गए थे तो वहाँ पे उनकी मुलाकात इलॉन मस्क से हुई और उसके बाद टेस्ला ने इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करना शुरू कर दिया। Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? I've never changed my mind. टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे में खुला है टेस्ला का नया ऑफिस। तो हम जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज के लिए एक आइडियल केस बनते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसको हम इंग्लिश में एक कोट कहते हैं कि समवंस लॉस इज समवंस बेनिफिट, कि किसी का घाटा किसी के फ़ायदे में ज़रूर बदलता है और वही होने वाला है। कि अगर चाइना में वो क्राइसिस देखने को मिलता है तो इंडिया में डेफिनेटली इंडिया को फ़ायदे मिलने हैं। सिर्फ सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा नहीं मिलना, इंडिया को एक्सपोर्ट में भी फ़ायदे मिल सकते हैं। इंडिया हो सकता है नेक्स्ट हब बन के आ जाए जो कि फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स भी कर रही है। तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया में भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, क्योंकि चाइना की अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है तो इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे उनको ग्रोथ की और ऑप्शंस मिले, जहाँ पे क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो। और इंडिया ही एशिया में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पे एनवायरनमेंट कंडीशंस, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सारी चीज़ों के लिए मोस्ट सूटेबल है अभी के टाइम से। स्टॉक मार्केट वाइज भी कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट डेफिनेटली होने वाले हैं। सो चाइना के इकोनॉमिक स्लो डाउन से ऑब्वियसली इंडिया में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा। इंडिया में भी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो उन सब में फ़र्क ऑब्वियसली पड़ेगा लॉन्ग रन में, बट फिर भी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है कंपैरेटिवली अगर हम नेगेटिव के केस में देखें तो। और हो सकता है जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉलिसी दी थी, ये कोड दिया था मेक इन इंडिया का, वो कहीं ना कहीं आगे जाके डेफिनेटली सक्सेस की राह पे चलता हुआ हमें मिले। इसी की वजह से इंडिया जो है जल्दी स्पीड से डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने लग जाए। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो का मेरा पर्पस यही था कि अगर हम ऐसे समझ रहे हैं इंडिया की इकोनॉमिक्स को, इंडिया की स्टॉक मार्केट को, तो हमें ग्लोबली भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाइना की इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ पाएंगे तो हम बेटर स्टॉक सिलेक्शंस कर पाएंगे। हम ढूंढ सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट हो रही है और यहाँ पर हम उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या हमें डरने की ज़रूरत है अगर चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है? उसकी
जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे ऐसा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। चाइना की अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे, उनका इंडेक्स देखेंगे मेन, तो वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास डाउन है पिछले 2 साल के अंदर, जो रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो। बट निफ्टी के साथ ऐसा नहीं है, निफ्टी में रिसेंटली भी कोई करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं बट फिर भी गिरावट नहीं है, रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया का डेकेड है, आप सब लोग बेफिक्र होकर इंडिया पे बुलिश हो सकते हैं। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।